हमने फर्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में जाना था। अभी आज हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में हमारे मेनली दो टाइप्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हमारे दो पॉइंट्स हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस और एंडोमेंट इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि जो लिविंग पर्सन है उसके लिए है, जिसमें जैसे कि हमारी एक पर्टिकुलर ह्यूमन लाइफ है, उसके लिए जो इंश्योरेंसेस यूज होते हैं उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। अभी उसमें ही एक फर्स्ट टाइप है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि जिसमें आप सपोज आपकी होल लाइफ के लिए एक पर्टिकुलर, वैसे तो लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती, प्रेशियस है लाइफ, बट आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स है, अपने जो बच्चे हैं उसके लिए, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी, इवन जो अपनी लाइफ के आप अपने आप खुद ही प्राइस डिसाइड करते हो, जिसमें आप पर्टिकुलरली प्रीमियम्स भरते हो, मीन्स कि क्वार्टरली कुछ प्राइस अपनी तरह से आप पे करते हो। और अगर सपोज आपका कुछ भी हो जाता, आप पूरी लाइफ आपकी वो इंश्योरेंस पे करते हो, और अगर आपको कुछ हो जाता है इन द सेंस कि आप अगर मर जाते हो, आपकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे आपके जो लीगल हेयर होगा उसको, मीन्स कि आपने जिसको नॉमिनेट किया होगा लीगल हेयर के तौर पे, उसको आपकी जो भी आपने प्राइस डिसाइड की है उसको वो मिलेगी। अभी एंडोमेंट इंश्योरेंस है, हाँ, एक दूसरी, इफ डेथ इज अननेचुरल द इंश्योरेंस कंपनी हैज टू गिव द फुल अमाउंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टू द हेयर ऑफ द डिसीज्ड। जो मर गया है उसके जो लीगल हेयर उसको फुल अमाउंट मिलेगी। हाँ, और दूसरा इसमें प्रिंसिपल ऑफ जो इंडेमनिटी है वो अप्लाई नहीं होता है। क्यों? बिकॉज इंडेमनिटी में क्या होता है कि आपका पार्शियली जो भी कुछ अगर डैमेज होता है तो आपको वो अमाउंट मिलती है, बट यहाँ पे अगर आपकी डेथ होती है तो ही वो पर्टिकुलर आपका लीगल है उसको वो पूरी प्राइस, मीन्स कि आपकी जो अमाउंट है वो मिलेगी। अभी एंडोमेंट इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस क्या करती है, आपको फुल इंश्योरेंस एंड ऑफ द पॉलिसी आपको देती है। एंडोमेंट मीन्स कि आपको एक पर्टिकुलरली जैसे कि 20 इयर्स है तो 20 इयर्स के बाद अगर आपकी डेथ होती है तो ऑब्वियसली वो पॉलिसी के बीच में अगर आपकी कुछ भी पर्टिकुलरली लाइफ में कुछ होता है वो नहीं, बट अगर आपकी वो पूरे 20 इयर्स है उसमें आप पूरे वो पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड तक प्रीमियम्स पे करते हो, और वो मैच्योरिटी के बाद आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट मिलती है इंटरेस्ट के बाद। इट इज नोन एज द एंडोमेंट इंश्योरेंस। इन रिटर्न द इंश्योरी पेज अ प्री डिसाइडेड अमाउंट एज प्रीमियम एंड पीरियडिकली टिल द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी। जब तक पॉलिसी खत्म नहीं होती तब तक वो पर्टिकुलर इंश्योरी है वो अमाउंट पे करता रहता है। अमाउंट मीन्स कि प्रीमियम के तौर पे वो अमाउंट पे करता रहता है। अब दूसरा टाइप है हमारा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के भी 3 टाइप है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और अदर जनरल इंश्योरेंस। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि रेगुलरली बिजनेस लाइफ में पर्टिकुलरली जो भी बिजनेसमैन हैं उनको अपने गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए, और इवन सेलर और बायर दोनों के लिए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अवेलेबल है। बट वो गुड्स है वो अगर बहुत बड़े अमाउंट में है, बहुत बड़े डिजिट में है, तो उस टाइम पे वो पर्टिकुलर गुड्स, और इवन आपके वो पर्टिकुलर गुड्स है वो कभी कभी प्रेशियस होते, प्रेशियस भी होते हैं। प्रेशियस इन द सेंस कि बहुत कीमती होते हैं, जैसे कि डायमंड्स होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स के लिए इवन ज़रूरी होती है, जैसे कि बारूद वगैरह होता है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती है और उनका इंश्योरेंस करवाना भी ज़रूरी होता है। डायमंड्स है कि है ना, आपके वो पर्टिकुलर व्हीकल्स वगैरह, तो उसके भी इंश्योरेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो उसमें भी अभी है मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस मतलब कि जिसमें सी रूट के थ्रू वो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन में आपकी पर्टिकुलर गुड्स जा रहे हैं और सी रूट के थ्रू आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये बहुत पुराने टाइम का, मीन्स के एंशियंट टाइम का है
और ये बहुत रिस्की भी है, स्लो भी है और कभी कभी ये ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। इन दिस सेंस ये कब से स्टार्ट हुआ? ये 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है और जिसके ये बहुत पुराना भी है और सी रूट के थ्रू आपका ये काम होता है। और लॉयड्स ऑफ लंदन वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट द मैराइन इंश्योरेंस, और लॉयड्स ऑफ लंदन है उन्होंने फर्स्ट ये मैराइन इंश्योरेंस स्टार्ट किया था। और दिस कंपनी हैज मेंटेन इट्स इमेज ऑफ लॉयल्टी फॉर मोर देन 325 ईयर्स। और लॉयड्स ऑफ लंदन ने अपनी लॉयल्टी कितने टाइम तक, लॉयल्टी इन द सेंस कि अपनी प्रेस्टीज, अपनी जो आबरू मीन्स कैन एक इम्प्रेशन है वो 325 ईयर्स तक बनाए रखी थी। नेक्स्ट है हमारा एयर इंश्योरेंस। एयर इंश्योरेंस मतलब कि आपके गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एयर के थ्रू मीन्स कि वाया आपका हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो वगैरह, राइट। सो विद द एडवेंट ऑफ 19th century द movement of goods through air commanded, which also led to the beginning of the air insurance। और एयर इंश्योरेंस ने अपना टाइम स्टार्ट किया था। एयर इंश्योरेंस में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है और रिस्की भी होता है। सो हैज हाईली वैल्यूएबल एंड लाइट वेट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एयर। द प्रीमियम फॉर एयर इंश्योरेंस इज मच हायर देन द मराइन इंश्योरेंस एंड रेल रोड इंश्योरेंस। मीन्स कि मैराइन इंश्योरेंस और रेल रोड इंश्योरेंस से वो ज़्यादा कॉस्टली होता है और उसके प्रीमियम्स भी बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट है रेल रोड इंश्योरेंस। रेल रोड मतलब कि आपके जो पर्टिकुलर गुड्स है वो रेलवे के थ्रू या फिर रोड के थ्रू, रोड वाया बस हो कि एक कुछ अलग जो रोड के थ्रू जो व्हीकल जा रहे हैं उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे वो आपके गुड्स को आप इंश्योरेंस करवाते हो तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। बट इसमें जो रेल रोड है, रेल रोड में इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों? क्योंकि कभी कभी चोरी हो जाती है, डकैती होती है, डैमेज होता है, एक्सीडेंट्स वगैरह होता है, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डैमेज होता है तो आपका इंश्योरेंस होता है वो आपको हेल्पफुल रहता है आपके वो पर्टिकुलर लॉस को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की आपके पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको प्रॉमिस करती है कि अगर आपके वो पर्टिकुलर जो आप जिसके लिए आपने ये फायर इंश्योरेंस करवाया हो, अगर आग की वजह से उसका लॉस होता है तो वो पर्टिकुलर लॉस आपको इंश्योरेंस कंपनी हेल्पफुल रहती है वो इंश्योर करने के लिए। और the insurer should get compensation equivalent to the loss of the value of property due to fire provided he has insurable interest। और अगर आपकी वजह से उसको डैमेज होता है तो उस टाइम पे जितना आपका डैमेज हुआ है उसकी इक्विवेलेंट, कंप्लीटली उतना मे भी ना हो सके बट उसका इक्विवेलेंट वैल्यू आपको मिलता है। दूसरा है अदर जनरल इंश्योरेंस। अदर जनरल इंश्योरेंस मतलब कि ये तो मेनली है कि चलो लाइफ इंश्योरेंस है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, पर दूसरे इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके पास व्हीकल्स है, अगर चलो आपकी कंपनी बड़ी है तो आप एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस दिलवाते हो, और आपके एनिमल्स है, नेचुरल कैलेमिटीज़ है, तो उसके टाइम पे ये इंश्योरेंस हेल्पफुल रहता है। उसमें हम ओवरऑल इसके देख लेते हैं। इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस। अगर आपका पर्टिकुलर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो और उस टाइम पे थोड़ा बहुत लॉस होता है, इवन सपोज कि आपका जो है ना जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ भी लॉस होता है तो वो इंश्योरेंस आपको ये हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। रेगुलर लाइफ में जैसे कि हम मेडिक्लेम वर्ड हमने सुना हुआ है, तो अगर हमारा हेल्थ बहुत ख़राब होती है, मीन्स कि अगर हेल्थ के रिलेटेड आपको इश्यू होता है और ज़्यादा बड़ा आपको अगर इंश्योरेंस में लॉस हो सकता है, मीन्स कि आपकी जो सपोज क्या है ना बड़े से बड़े डिजीज है जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां होती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको हेल्पफुल रहता है। उस टाइम पे ये हेल्थ इंश्योरेंस में आपको बहुत ज़्यादा
कंपेंसेशन मिल जाता है, क्योंकि चलो सपोज आपने जितना भी डिसाइड किया हो, बट वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपकी बीमारी को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट है इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट। अगर आपका कोई चोरी हो जाती है तो उस टाइम पर अगर आपने ये इंश्योरेंस लिया है तो आपको हेल्पफुल रहता है। एनिमल इंश्योरेंस, मोस्टली रेगुलर लाइफ में कुछ लोग एनिमल्स को एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, तो उस टाइम पर अगर उनका एनिमल इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो वो अगर उनको कोई भी पर्टिकुलर लॉस होता है, खो जाता है, क्योंकि एनिमल भी एक टाइप की प्रॉपर्टी टाइप का होता है, तो उस टाइम पे ये एनिमल इंश्योरेंस हेल्पफुल रहता है। स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं मोस्टली वो लोग अपना स्पोर्ट्स इंश्योरेंस करवाते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस, अगर हम चलो अपना व्हीकल लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि चलो रेगुलर लाइफ में हम व्हीकल्स चलाते हैं तो उसमें अगर कुछ डैमेज हो जाता है बड़ा तो व्हीकल इंश्योरेंस आपको हेल्पफुल रहता है। क्रेडिट इंश्योरेंस, अगर चलो आप किसी को क्रेडिट पे कोई पैसे दे रहे हो और बड़ी अमाउंट है तो आप इंश्योरेंस करवाते हो उसके लिए सामने कि अगर हमने उधारी पे किसी को दिया है तो वो क्रेडिट इंश्योरेंस हेल्पफुल रहता है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके रिलेटेड एक्सीडेंट इंश्योरेंस हेल्पफुल रहता है। इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी मतलब कि अगर अर्थक्वेक होता है, सुनामी आता है, कि ना चलो स्ट्रॉम वगैरह आता है तो उस टाइम पे ये हेल्पफुल रहता है अगर आपको कुछ भी लॉस होता है तो। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन इंश्योरेंस, कि चलो एम्प्लॉयज़ होते हैं कभी कभी वो लोग उन लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है, उनका भी अगर हम इंश्योरेंस करवा दें तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है। और कभी कभी कंपनीज में भी वो लोग लीव पे चले जाते हैं, मीन्स कि ना स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो उस टाइम पे भी ये हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस। प्राइवेटाइजेशन, अभी हमने ये ओवरऑल तो देखा ही था, अभी इंश्योरेंस कंपनी थी वो पहले के टाइम पे क्या थी, प्राइवेट थी। प्राइवेट इन द सेंस कि ब्रिटिश कंपनीज थी, वो अपनी तरह से उन्होंने प्राइवेट का ये इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट की थी। सो इंश्योरेंस वाज इनिशिएटेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, एज इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, मैनी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। और बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्होंने इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट किया था इंडिया में, as they were blamed for practicing illegitimate business practices on 19th January 1956 through an ordinance. Life insurance business was nationalized and Life Insurance Corporation of India was set up. और जो ब्रिटिश कंपनीज थी वो अपनी तरह से प्रैक्टिस इन द सेंस कि अपनी तरह से वो लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहे थे, अपनी तरह से सेटअप ला रहे थे, उसके वजह से ये जनरल लाइफ इंश्योरेंस है तो उन्होंने नेशनलाइज किया था उसको 19 जनवरी, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को चालू ही रखा और इसकी वजह से ये नेशनलाइज हुआ 19 जनवरी 1956 को। और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। फिर जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1973 ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1973। 1973 का जो जनरल बिजनेस एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर दिया गया था 1 जनवरी को 1973 में। To analyze and appraise the working of insurance sector, a committee was appointed. और उस कमेटी को अपॉइंट किया गया था। It recommended the joint business by foreign insurance company with Indian counterparts. Insurance Regulatory and Development Authority was set up in 1999. और फिर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उन्होंने उसको मीन्स कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में IRDA कहते हैं। एक्ट ऑफ 1999 ओपन डोर फॉर द प्राइवेट कंपनीज ऑफ इंडिया, और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को अप्लाई अपॉर्चुनिटीज दी अपनी तरह से वो इंश्योरेंस कंपनी में भी आ सके। और ये कितना एक्सटेंड हुआ, पहले स्टार्टिंग में जब इनिशिएट हुआ तब 26% का था और वो एक्सटेंड होते होते 2015 में
49% का हुआ और वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा. सो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द इंडियन insurance companies up to 49%. Now, what was the main objective of IRDA? The main objective of IRDA was policy holder gets more choice. जो policy holder होता है उसको ज़्यादा choice मिलती है. Promote healthy competition among the various insurance companies which can improve the services with the lower premium. कम प्रीमियम से भी ज़्यादा मुनाफा. मुनाफा इन द सेंस कि उन लोगों को हेल्दी कंपटीशन मिलती थी. मोबालाइज मोर रिसोर्स फॉर द इकोनॉमी, मीन्स कि जितना हो सके इकोनॉमी को उससे यूज करना, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, उसको एक टाइप का डायनेमिक रूप देना. टू ब्रिंग सेल्फ डिसिप्लिन अमॉन्ग द इंश्योरेंस कंपनी. सेल्फ डिसिप्लिन आ जाती है इंश्योरेंस कंपनी है क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा लेते हैं और ना जो पॉलिसी होल्डर उनको अगर कम फायदे मिलते हैं तो वो भी ज़रूरी नहीं है. कॉम्पिटिशन हेल्दी रहती है, इसकी वजह से उनको भी हेल्पफुल रहता है. टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट रिड्रेसल एक्सेट्रा. और जो मैकेनिज्म मीन्स की कंप्लेंट रिड्रेसल, अगर कंपनी कोई कंप्लेंट्स वगैरह भी है तो इसके लिए भी ये IRDA बहुत हेल्पफुल रहा. ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्टल सर्विसेज के बारे में जानेंगे.